हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 44 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 30 प्रश्न रखे गए हैं और 30 प्रश्न जनरल साइंस से रखे गए हैं, जो आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रुप डी के पीवाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आप ये देखिए कि आपसे कितना बन रहा है। अगर आप ये 30 प्रश्न में से 25 प्रश्न बना ले रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो बिना देरी के हुए हम लोग अपने अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 केजी है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, भार दिया हुआ है, मतलब वेट का मान दिया हुआ है कितना, 200 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ था, द्रव्यमान दिया हुआ था, एम का मान हम लोग को मिला है कितना, 20 केजी। दिया हुआ क्या था, गुरुत्वीय त्वरण हम लोग को निकालना है, मतलब ई का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वेट वाला फार्मूला क्या होता है, तो डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो उसी पर से बैठा देते हैं, तो द्रव्यमान कितना है, 20 गुना में तो गुरुत्वीय त्वरण कितना हो गया, तो हम लोग को निकालना है। ठीक है, और जी का मान हम सॉरी, जो डब्ल्यू वेट का है जो दिया हुआ कितना, तो 200। ठीक है, इसको इधर बनाते हैं, तो जी बराबर देखिए यहाँ क्या होगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 2 से 10 बार भी कट जाएगा। ठीक है, तो जी बराबर हमारा क्या आएगा, 10। लेकिन यहाँ तो क्या पूछ रहा है, द्वितीय त्वरण, तो इसका मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो जी का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा, एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का एक तिहाई है। ठीक है, मतलब एक ग्रह मान लिए जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का एक तिहाई है। तो हम लोग को पृथ्वी पर मान ले, तो पृथ्वी पर देखें, पृथ्वी पर अगर द्रव्यमान एम है और त्रिज्या आर है, तो जो नया वाला ग्रह है वो उसका द्रव्यमान त्रिज्या क्या होगा, तो द्रव्यमान कितना करता है, एक तिहाई है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान बटे 3 हो जाएगा और आर बटे 3। ठीक है, ये नए वाला ग्रह का, ठीक है, नए वाला ग्रह जो है उसका द्रव्यमान और त्रिज्या है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है किचन, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जी है। ठीक है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जी है। ठीक है, तो पृथ्वी पर त्वरण क्या हो गया, तो जी हो गया। ठीक है, तो ग्रह पर इनका मान क्या होगा, हम लोग को ग्रह पर निकालना था, ग्रह का त्वरण हम जी का मान क्या आएगा, जी डैश लिख देते हैं। ठीक है, ग्रह पर हम लोग क्या करेंगे, जी डैश। ठीक है, तो इसमें हम लोग का फार्मूला क्या लगेगा, तो इसमें फार्मूला लगेगा हम लोग को गुरुत्वीय त्वरण, मतलब जी बराबर कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, जी इंटू कैपिटल जी सॉरी कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ m1 m2 की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हम लोग m1 m2 की जगह सिर्फ द्रव्यमान भी बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, इसको मान लेते हैं पृथ्वी का। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का। और नया वाला ग्रह को देखें, तो नया वाला जो ग्रह हुआ उसका अगर माने तो क्या आ जाएगा, जी बराबर कैपिटल जी इंटू m1 m2 के जगह पर हम लोग बोले क्या, तो इसको हटा देते हैं, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसके जगह पर लिख देंगे ए कैपिटल एम। ठीक है, दोनों को जोड़कर हम लोग लिख देते हैं कैपिटल एम। ठीक है, तो इसी का जगह पता एम, तो इसको पीछे का हो गया, तो जी इंटू एम बटे आर स्क्वायर। तो नए वाला ग्राह का क्या होता है, जी इंटू एम बट्टे थ्री, बट्टा में आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, तो आर बटे थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आर बटे थ्री का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बनाते हैं। तो इधर बनाते हैं, जगह उधर खत्म हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे, तो बनाइए जी बराबर कैपिटल जी एम। ठीक है, इसको कैपिटल में एम कर दीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर में भी जो हम लोग माने थे यहाँ पर, इसको भी कैपिटल में कर दीजिए।
ठीक है, और यहाँ भी कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ बना रहे थे जी इंटू एम, यहाँ गुना करेंगे तो जी इंटू एम बटे 3। ठीक है, और बट्टा में फिर जाएंगे तो नीचे वाला क्या होगा, आर स्क्वायर बट्टा में 3 तिया 9। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। और इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो चेंज करने के बाद क्या होगा, जी इंटू कैपिटल एम बटे 3 गुना में। अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे आर स्क्वायर बटे 9 का, तो 9 ऊपर में चला जाएगा और आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, क्यों, पलट जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिखते हैं, तो यह कट जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, तो अगर क्या होगा, जी 3 को है आगे लिख देते हैं, 3 जी इंटू एम बटे नीचे क्या है, तो आर स्क्वायर। और इसमें देखिए, अगर यहाँ क्या दिया, पृथ्वी का जो है जी बराबर स्मॉल जी बराबर जी इंटू एम बटे आर स्क्वायर, इसको वही बैठा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो अगर पृथ्वी का हम लोग लगा दें, इसको मान लीजिएगा समीकरण एक मान ले, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। और यहाँ क्या होगा, तो 3 ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, बराबर में कर देते हैं 3 ज्यों का त्यों, और जी एम बटे आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखा, जी इंटू एम बटे आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ हम लोग मान लेते हैं नया वाला ग्राफ, तो यहाँ टेस्ट में जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या रहेगा, डैश में रहेगा। तो यहाँ हम लोग जानेंगे, तो क्या जी बराबर दिया हुआ है, तो इतना बराबर जी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेम टू सेम वही है, जी एम बटे आर स्क्वायर, और यहाँ भी है जी एम बटे आर स्क्वायर। तो इसके जगह पर जी लिख सकते हैं, तो 3 जी। ठीक है, तो अगर पूरा क्लियर देखे तो क्या हो जाएगा, तो जी डैश बराबर 3 जी, मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ है ऑप्शन नंबर डी इसका दे जाएगा 3 गुना। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। मैंने कोई भी चट्टान है उसको चंद्रमा से सतह से लाया जाता है। ठीक है, तो क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में बताना है। तो इसके भार में परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, द्रव्यमान ये नहीं बदलेगा। ठीक है, ये जो रहता है वो कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो जो द्रव्यमान जो है कभी नहीं बदलता। तो कहाँ कहाँ दिया हुआ है, इसके द्रव्यमान और भार दोनों ही परिवर्तन होगी, तो ये तो गलती हो जाएगा, द्रव्यमान तो बदलता ही नहीं है, समान रहेगा। ये इसको रह देते हैं, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, तो द्रव्यमान में परिवर्तन ये भी नहीं होगा। अब बचा 2, इसके भार में परिवर्तन होगा और इसके द्रव्यमान और भार दोनों में समान रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके भार में सिर्फ परिवर्तन होता है। ठीक है, समान नहीं रहेगा। ठीक है, क्या समान नहीं रहेगा, भार में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कभी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, 4 नंबर प्रश्न करा, जब 2 अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन सा नहीं होगा सो। तो 2 अंडा है। ठीक है, एक एक अंडा जो है वो कहाँ गिरता है, तो फर्श पर गिरता है, जो पका हुआ फर्श है, मतलब हार्ड है ये। ठीक है, और दूसरा गिरता है कहाँ, तो तकिया पर गिरता है। तकिया जो है, तकिया क्या है, तो मुलायम होता है, तो मुलायम पर गिरा। तो क्या परिणाम नहीं होगा उसके बारे में बताना है इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर, इसको पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि दोनों अंडे टूट जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा, क्योंकि एक छोटे समयांतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा, क्योंकि अंडों पर लंबे समय के लिए छोटे बल कार्य करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि दोनों अंडे टूट जाएंगे, संभव नहीं है। क्यों,
क्योंकि दोनों अंडे नहीं टूटेंगे, तो तकिया पर गिरेगा वो नहीं टूटेगा, और अंडा जो है पक्के फर्श पर गिरेगा वो टूटेगा। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब संभावित हैं। ठीक है, ये सब सही है, लेकिन दोनों अंडा टूट जाएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों अंडा नहीं टूटेगा। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, इसके बारे में बताना है। तो किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। ठीक है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो सर्वाधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होगा, तो ध्रुवों पर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा है। 6 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति रिक्त स्थान के कारण होता है। जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होता है वो किसके कारण होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करा है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर बी करा अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर सी करा अभिकेंद्रीय बल, और ऑप्शन नंबर डी करा नाभिकीय बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किसके कारण होता है, तो गुरुत्वीय बल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, किसके कारण होता है, तो गुरुत्वीय बल के कारण होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जान जाते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्वीय बल के कारण होता है। चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जो चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किया। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संसार के प्रत्येक कण आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया, तो न्यूटन ने बताया थे। ठीक है, किसने बताया था, तो न्यूटन ने बताया था। और जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संसार के प्रत्येक कण आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो ऊपर जिसके कारण जो ग्रह हैं वो एक दूसरे पर टंगे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो अगले पास क्या करा, 7 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो आपको पहले ही बताया कि जो द्रव्यमान जो है वो कभी नहीं बदलता। ठीक है, द्रव्यमान है वो कहा जाता है कभी नहीं बदलता है। ठीक है, क्या होता है, तो कभी नहीं बदलता। इसलिए जब चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान जब 60 kg है, तो चंद्रमा की सतह पर भी उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो वो 60 kg रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 60 kg रहेगा। आप लोग ये नहीं कर देना कि 60/6 हो, और 6 से काट दिया 10 मार दिया आंसर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना कितना हो जाएगा, तो 60 kg ही रहेगा। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। ठीक है, तो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। तो अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने बताया क्या हो जाएगा, कि जो ध्रुवों पर पिंड का भार हो जाएगा अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भार वहाँ अधिक हो जाएगा, मैंने सर्वाधिक रहेगा, और भूमध्य रेखा पर उसका भार सबसे कम रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से कम हुआ नहीं, भूमध्य रेखा पर कम होगा लेकिन ध्रुवों पर अधिक होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा पर कम होगा और ध्रुवों पर भार जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तो अगला क्या करा है, कि ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से बराबर होगा, बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला भी गलत गलत हो जाएगा। तो अगर आपको बोला क्या है, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ध्रुवों पर भार जो है वो अधिक होगा। ठीक है, ध्रुवों पर भार क्या हो जाएगा, और भूमध्य रेखा पर भार कितना होगा, कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ध्रुवों पर पिंड का भार शून्य होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है, जिसके कारण भार का मान भी क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग क्या होगा।
ठीक है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हमको दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया है गुरुत्वीय त्वरण आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो जी का मान आपको मैंने स्मॉल जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है कि पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10, मतलब त्रिज्या की 1/10 जो ऊंचाई ऊंचाई पर है, मैंने एच बराबर हम देखेंगे तब त्रिज्या की 1/10 मतलब R/10 हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग होगा। ठीक है, तो त्वरण का मान निकालना है तो हम लोग को जी है तो जी डैश का मान निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जी इंटू R/R प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे जी डैश बराबर जी इंटू R/R प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम लोग देखिए बनाते हैं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, आगे बैठा दीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो 9.8 दिया हुआ है जी का मान। ठीक है, आर का मान हम लोग को दिया नहीं है, तो आर जो का त्यों लिखेंगे बट्टा में आर, प्लस में एच का मान हम लोग को दिया R/10, आर बटे क्या हो जाएगा 10, और इसको क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। आगे बनाते हैं, तो 9.8 इंटू, यहाँ देखिए इसको बनाते हैं तो 10 और हो जाएगा, और 10 और 1 11। ठीक है, तो आर बटे, अगर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इतना तो आपको पता ही होगा कितना सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा 10 और 10 और 1 और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा तो 11, 11 R/10। ठीक है, फिर ये इसको क्या करें स्क्वायर में आगे बनाएंगे, तो 9.8 इंटू, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो आर जो जो का त्यों लिखेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या होगा तो आर नीचे वाला में 1 कर देंगे, और नीचे वाला क्या हो जाएगा तो नीचे वाला जो ये अलग है जो ये अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर ऊपर अलग है और ये नीचे अलग है। ठीक है, इसलिए तो नीचे वाला जो है वो पलट्टी खा जाएगा, तो क्या होगा 11 आर। ठीक है, तो आपको समझ आया, नीचे वाला पलट जाएगा तो 10/11 आर। यहाँ देखिए 11 आर से आर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो आर से आर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9.8 इंटू क्या बचेगा गुणा में, तो ये 10 है तो 10/11 बचेगा। क्या बचेगा 10/11 इसको में बचेगा। ठीक है, और क्या है तो स्क्वायर में है, इसको क्या करेंगे स्क्वायर में, इसको और छोटा छोटा कर देते हैं। हम लोग फिर से बनाते हैं, क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9.8 इंटू 10/11 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग बनाते हैं आगे, आगे देखिए क्या हो जाएगा तो 9.8 इंटू, यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं 10/11 गुना 10/11, इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे नीचे क्या होगा 10, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग अगर गुना करते हैं तो गुना करने के बाद क्या आएगा 980। ठीक है, बटे 121। ठीक है, क्या हो जाएगा तो 980/121। और इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो भाग देने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा तो लगभग आएगा 8.09। ठीक है, अगर इसी को देखें तो 8.09 आया, तो लगभग इसको हम लोग क्या कह देंगे तो लगभग इसको कह देंगे हम लोग 8.1। ठीक है, क्या हो जाएगा 8.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाना चाहिए सही होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो जरूर बताइएगा, अगर संभव होगा तो मैं इस वीडियो को शॉर्ट में फिर शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार इसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जगह कम रहती है तो थोड़ा इधर उधर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है और 10 नंबर, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का कितना गुना होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का कितना गुना होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग इसको देख कर क्या करिएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही, नहीं ये गलत जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा तो ये गलत जाएगा।
ठीक है। ये पूछ रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का कितना गुना है। ठीक है, तो पृथ्वी पर पूछ रहा है चंद्रमा के कितना गुना हो जाएगा, तो 6 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसको नहीं मारिएगा कभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा 6 गुना। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, तो 1.6 होता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 1.6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न जो है केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा, तो केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व था। तो जो न्यूलैंड थे उनके द्वारा जो तत्व को व्यवस्थित किया गया था, वो जो उसका जो सबसे अंतिम तत्व था वो कौन था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको आंसर जानने से पहले इसके बारे में कुछ जानना है। न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि समान गुणों वाले तत्व नियमित अंतराल पर पाए जाते हैं। उन्होंने तत्वों को 8-8 के 7 समूहों में विभाजित किया। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या किया, तो जो तत्व थे उनको 8-8 के 7 समूहों में विभाजित किया। ठीक है, 8-8 के 7 समूह में विभाजित किया, जिसके कारण उन्हें अष्टक नियम कहा। क्या कहा, जिसके कारण उसको क्या कहा, अष्टक नियम कहा। ठीक है, तो न्यूलैंड के जो अष्टक नियम था उसका पहला जो तत्व था, अगर हम लोग देखें पहला तत्व क्या था, तो पहला तत्व हो गया था हाइड्रोजन। ठीक है, पहला तत्व था हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो अंतिम तत्व क्या था, तो अंतिम तत्व जो उस समय का अंतिम तत्व जो 56वां तत्व था वो हो गया था क्या था, थोरियम हो गया था। ठीक है, क्या हो जाता, थोरियम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम तत्व क्या था, तो थोरियम था। क्या हो जाएगा, थोरियम। ऑप्शन जो कैवा नंबर का था, तो 56वां तत्व था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा है कि न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। ठीक है, न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, उसको में से आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा, कोबाल्ट और निकेल। न्यूलैंड द्वारा कोबाल्ट और निकेल जो तत्व है उसको हैलोजन के साथ एक ही तालिका में रखा गया था। किसको, तो हैलोजन के साथ इसको एक ही तालिका में रखा गया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम के आधार पर 1866 में एक तालिका तैयार किया था। कब किया था, अष्टक नियम के अनुसार, तो 1866 में किया था। क्या था, तो 1866 में किया था। ठीक है, उनके अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार क्या होता था, परमाणु भार के अनुसार बढ़ते परमाणु भार के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, तो परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। जो प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण में के होते थे। जो प्रत्येक जो आठवां तत्व होता था उसके पहले तत्व के गुण के बराबर ही होता था। ठीक है, और कोई पूछेगा कि न्यूटन का जो अष्टक नियम है वो किस पर आधारित है, तो परमाणु भार पर आधारित है। ठीक है, तो न्यूटन का अष्टक नियम कब आया, तो 1866 में आया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा था, कोबाल्ट और निकेल। जिसको कहाँ रखा गया था, तो हाइड्रोजन की तालिका में रखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल रिक्त स्थान तत्व तक ही लागू था। जो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था वो किस तत्व तक ही लागू हुआ। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो किस तत्व के तक हुआ, तो आपको याद रखना होगा कि वो किस तत्व के, तो कैल्शियम तक भी हुआ था। कितने तक, कैल्शियम तक ही हुआ था। ठीक है, जो अष्टक नियम लागू हुआ वो कहाँ तक हुआ, तो कैल्शियम तक ही हुआ था। न्यूटन के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक आठवें तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते हैं। लेकिन कैल्शियम के बाद यह नियम वैध नहीं था। ठीक है, जब कैल्शियम तक खोजा गया तो उसके बाद फिर यह नियम काम नहीं किया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, तो न्यूटन का जो अष्टक सिद्धांत था वो कैल्शियम पर जाकर रुक गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से किया था। ठीक है, तो अभी इतना देर से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अष्टक नियम किसके द्वारा खोजा गया था, तो वो खोजा गया था जॉन डाल्टन के, सॉरी न्यूलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन न्यूलैंड के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, तो जॉन न्यूलैंड। ठीक है,
इसके द्वारा तो जॉन न्यूटन के द्वारा अष्टक का नियम दिया गया था। ठीक है, आप लोग को संगीत का जो 8 सुर है उसके बारे में पता होगा। सा रे ग म प ध नि सा, यही 8 सुर होते हैं। इसी पर इसको अष्टक नियम से जॉन रोटन ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके रिक्त स्थान के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो न्यूलैंड ने तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आध्यात्मिक लक्षणों के अभिलक्षणों। ऑप्शन नंबर बी करा धात्विक अभिलक्षणों। ऑप्शन नंबर सी करा परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम। ऑप्शन नंबर डी करा परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम। तो क्या कहा था कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, परमाणु भार के क्या था, तो बढ़ते क्रम में था। ठीक है, तो बस उस अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम मैंने बढ़ते क्रम। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के क्या हो जाएगा, तो आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। ठीक है, अच्छा न्यूलैंड के अगर समय में बात किया जाए तो कितने तत्व खोजे गए थे, तो खोजे गए थे 56। ठीक है, न्यूलैंड के समय कितने तत्व थे, तो 56 तत्व थे। ठीक है, जिसमें अंतिम तत्व कितना था, क्या था, तो थोरियम था। और पहला तत्व क्या था, तो हाइड्रोजन था। ठीक है, ये पहला था और ये अंतिम था। जो छप्पनवा जो था वो थोरियम था। ठीक है, क्या था, तो थोरियम। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, न्यूटन के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? ठीक है, न्यूटन के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर न्यूटन का जो अष्टक नियम दिया था उनका जो पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितना तत्वों के बीच में है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि नीलन के जो अष्टक सिद्धांत है उसके अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच क्या तत्व था, तो 7 तत्व मौजूद थे। कितने थे, तो 7 तत्व। ठीक है, कितने मौजूद है, 7 तत्व मौजूद है। ठीक है, न्यूटन के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो किसी भी तत्व के शुरू होकर प्रत्येक 8वें तत्व में प्रारंभिक तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे अगर यहाँ पर देखिए, अगर लिथियम के गुण 8वें तत्व सोडियम के समान होता है। ठीक है, क्या होगा, तो लिथियम जो है, लिथियम का जो गुण होगा वो उसका 8वां तत्व जो होगा सोडियम। ठीक है, सोडियम के गुण के समान रहेगा। ठीक है, तो ये 8वां, ही पहला मान लीजिए और ये 8वां तत्व होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसी उसी प्रकार से अष्टक नियम के अनुसार अगर पोटेशियम पहला तत्व है और कॉपर उसका 8वां तत्व, तो उसके बीच में कितना होगा, तो 7 तत्व होंगे। ठीक है, 7 तत्व होंगे बीच में। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या कर, अगला पास करा कि अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया। ठीक है, अष्टक जो नियम था किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया, तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्कृष्ट गैस। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उत्कृष्ट गैस की खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया। ठीक है, अष्टक नियम। ठीक है, किसके खोज के बाद, तो उत्कृष्ट गैसों के खोज के बाद। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, 18वां नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण धर्म पहले तत्व के समान है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर, अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो वो बहुत अच्छा है कि आपको रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। फिर एक बार बता दीजिए कि जो न्यूटन का अष्टक नियम कब दिए थे, तो ये 1866 में दिए थे। कब दिए थे, तो 1866 में इन्होंने दिया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। एक बार इतना याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि किस अनुसार दिया था, तो परमाणु भार के अनुसार, मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। क्या था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, न्यूटन के अष्टक में किन दो तत्वों को के गुण समान पाए गए थे। ठीक है, तो आप पीरियोडिक टेबल उसका देखेंगे तो पता लग जाएगा, लेकिन इसी प्रकार से हम लोग आंसर दे देते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही इस में हमने डिस्कशन किया था ऑप्शन नंबर ए के बारे में, तो इसका आंसर ऑप्शन आपको ऐसे ही पता लग गया होगा कि लिथियम और सोडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लिथियम और सोडियम तत्वों के गुण क्या होता है, तो समान होता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, 20 नंबर प्रश्न करा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व रिक्त स्थान है और अंतिम तत्व है रिक्त स्थान है। तो आपको थोड़ा देर पहले बताया था क्या कि पहला तत्व क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व क्या हो जाएगा, तो थोरियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पहला हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन और थोरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जगह हाइड्रोजन और थोरियम। चलिए अगले पास की ओर चलते हैं। तो अगला पास क्या कह रहा है, अब आ गया बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के कुल 10 प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है, निम्न में से कौन सा जीव जो है वो मत्स्य वर्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए करा जेली फिश, ऑप्शन नंबर बी करा डॉग फिश, ऑप्शन नंबर सी करा सिल्वर फिश, या ऑप्शन नंबर डी करा स्टार फिश। तो इसमें से बताना है कि कौन जो है मत्स्य वर्ग से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉग फिश जो है वो मत्स्य वर्ग से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा डॉग फिश। ठीक है, डॉग फिश को स्काइलियोडोन, ठीक है, क्या कहता है, स्काइलियोडोन भी कहा जाता है। यह कार्डेटा संघ का मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके संघ है, तो कार्डेटा संघ में आता है। ठीक है, किसके संघ में, तो कार्डेटा संघ में आता है, जो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। और सिल्वर फिश अगर मान जाए तो सिल्वर फिश किस में आता है, तो ये हो जाता है आपको ऑर्थोपोडा में। ठीक है, सिल्वर फिश किसके अंतर्गत आता है, तो ऑर्थोपोडा में। ठीक है, किसमें आएगा, तो ऑर्थोपोडा में सिल्वर फिश आएगा। ठीक है, स्टार फिश माने तो स्टार फिश कहाँ आएगा, तो स्टार फिश माना जाएगा, तो स्टार फिश आ जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो इकाइनो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में आएगा। स्टार फिश किस में आएगा, तो इकाइनोडर्मेटा में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जेली फिश किस में आएगा, तो जेली फिश आ जाएगा निडेरिया में। क्या आ जाएगा, तो निडेरिया संघ में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, तो निडेरिया संघ में आ जाएगा। जेली फिश क्या है, तो निडेरिया संघ में आएगा। डॉग फिश कार्डेटा, सिल्वर फिश ऑर्थोपीडा, और स्टार फिश कैसे इकाइनोडर्मेटा में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग का आंसर मिल गया कि कौन सा मत्स्य वर्ग से संबंधित है, तो हो जाएगा डॉग फिश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, उसको बारे में पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सैलामेंडर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कोबरा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मेढक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रोहू। तो आपको पता होना चाहिए कि मछली जो भी रहेगा उसका कितना रहेगा, तो 2 कक्ष रहेगा। ठीक है, कोई भी मछली हो उसका क्या जाएगा, तो 2 ही कक्ष होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसमें मछली समूह में कौन आता है, तो रोहू मछली आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मछली भर में क्या हो जाता है, 2 ही कक्ष होता है। ठीक है, इसमें कुछ जान जाइए कि जो मछलियों का शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है। कैसा होता है, तो धारा रेखीय होता है। ठीक है, इस इनको में जो पादों के स्थान पर क्या होता है, तो जोड़ीदार पखनी हो जाता है। पखनी मतलब फाइन्स तैरने के लिए होते हैं। पखनी मतलब पंख जो होता है उसी को पखनी। ठीक है, तो श्वसन अगर किसके द्वारा किया जाए, तो गिल्स के द्वारा करता है। किसके द्वारा होता है श्वसन, तो गिल्स के द्वारा ये लोग श्वसन करते हैं। मैंने मछली जो होता है गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, तो मछली में क्या होता है, तो अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो मछली में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और इसके शरीर का जो तापमान होता है वो जल के साथ बढ़ता या घटता रहता है। तो जल के तापमान के अनुसार क्या होता है, तो इसका शरीर का ताप बढ़ता या घटता रहता है। ठीक है, तो इसका अनुसार क्या हो जाएगा, तो ये कोल्ड ब्लडेड हो गए। ठीक है, मछली क्या है, तो कोल्ड ब्लडेड होता है, जिसके कारण जल के तापमान के अनुसार इनका तापमान बढ़ता या घटता है। ठीक है, और इसमें हम लोग देख लेते हैं, सैलामेंडर के भी 3 कक्ष होते हैं, मेढक के भी 3 कक्ष होते हैं, और कोबरा के भी 3 कक्ष होते हैं। जिसमें क्या होता है, तो दो जो होता है, दो उसमें हो जाएगा अलीन। ठीक है, और एक हो जाएगा नीले। लिहाजा तो 2 अलिंद और 1 नीले हो जाएगा। और मछली में क्या हो जाएगा, तो 1 अलिंद और 1 नीले हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि सबसे जहरीली मछली कौन सी है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है, इसके बारे में बताना है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है, इसके बारे में आप बताइए। ऑप्शन नंबर 1 करा कि फफर मछली, फफर मछली। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पोर्कुपाइन मछली। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पिरॉन्स
पिरानहास, ठीक है, पिरानहास मछली। ऑप्शन नंबर डी कर रहा है कि एंगलर मछली। नाम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पफ्फर मछली। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह। सबसे जहरीला क्या होता है? तो पफ्फर मछली होता है, ठीक है। क्या होता है? सबसे जहरीला मछली है तो पफ्फर मछली है, ठीक है। तो पफ्फर मछली क्या है, या इस कोना में अब देख लीजिएगा, ठीक है, साइड वाले में देख लीजिएगा कि पफ्फर मछली क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि लसिका आंतों में पचित और अवशोषित रिक्त स्थान का परिवहन करती है। जो लसिका है जो आंतों में पचित और अवशोषित रिक्त स्थान की परिवहन करता है। तो लसिका किसका परिवहन करता है, ये डायरेक्ट पूछ रहा। तो एंजाइमों का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, या प्रोटीन का, ठीक है। तो अब ये कहा, तो पाचन तंत्र का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो लसिका है आंतों में पचित और अवशोषित वसा के परिवहन करती है। क्या करती है? तो वसा का परिवहन करती है। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। आंत की लसिका और लिपिड के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा, निगरानी तथा अंतरालीय द्रव्य को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। ये लसिका का काम है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अमाशय, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्लीहा, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यकृत, ठीक है। तो वसा का पाचीकरण मतलब वसा का पाचन क्रिया किसको कौन करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। मतलब वसा को कौन तोड़ता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा यकृत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यकृत जो है वसा का पाचीकरण में शामिल होता है, ठीक है। वसा के पाचीकरण में यकृत शामिल होता है। पाचीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि एंजाइम कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके, ठीक है। पाचीकरण दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जो समान रूप से अमिश्रणीय होता है। मतलब दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जो समान रूप से क्या होता है, तो अमिश्रित होता है। मतलब मिश्रित दोनों नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? दंत क्षय के परिणाम स्वरूप रिक्त स्थान होता है। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कोमल दंत बल्क, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मसूड़ों से रक्त का स्राव, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दुर्गंध युक्त सांस, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है टूटा हुआ दांत। तो दंत क्षय जो होता है वो क्या होता है? तो कोमल दंत बल्क बल्क होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जाएगा, ठीक है। दंत क्षय का परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो कोमल दंत बल्क होता है। क्या होता है? कोमल कोमल दंत बल्क, ठीक है। कोमल दंत बल्क होता है। इसे दंत इनैमल भी कहा जाता है। क्या कहता है? दंत इनैमल भी कहा जाता है। मानव शरीर में यह सबसे कठोर और बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ है। इनैमल का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, ठीक है। क्या होता है? तो इनैमल का निर्माण जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, ठीक है। इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है उसी को इनेमल कहते हैं। वही इनेमल जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है शरीर का, ठीक है। क्या होता है? तो सबसे कठोर पदार्थ वही होता है। और बना किससे होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? 27 नंबर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। छोटी आंत में, अमाशय में, मलाशय में, या बड़ी आंत में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो होता है कहाँ? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, छोटी आंत में, ठीक है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। छोटी आंत लगभग 7 से 5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली संरचना होता है, ठीक है। क्या होता है? तो कुंडली संरचना होता है। कितना? तो 7 से 5 मीटर, ठीक है। 7 से क्या होता है? तो 5 मीटर तक छोटी आंत की लंबाई होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? 28 नंबर। इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
ठीक है। चलिए हो गया। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? ठीक है। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा। चलिए तो ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि क्योंकि अमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूरी तरह से नहीं पचा पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्योंकि वसा अमाशय में भोजन के मंथन के दौरान कार्बोहाइड्रेट में फंस जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्योंकि प्रोटीन और वसा आपस में मिलकर कोलाइडल पदार्थ बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाता है। ठीक है, छोटी आंत आहार नाल की सबसे बड़ी हिस्सा है। जो भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल रिक्त स्थान कृंतक होते हैं। तो वयस्क मनुष्य के मुख में कृंतक जो होता है कितना होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को दांत के बारे में पढ़े होंगे, तो आपको ये आंसर जरूर पता लग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8। ठीक है, जो कृंतक जो होता है 4 ऊपर और 4 नीचे होता है। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे दांत होते हैं, दोनों मिलाकर क्या होगा? तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कृंतक कितना होता है? तो 8 दांत होते हैं। ठीक है, कृंतक जो आगे वाले जो दांत लोग दिखाई पड़ता है, मनुष्य के जो आगे वाले दांत दिखाई देता है, उसे कृंतक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो कृंतक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न कह रहा है कि मानवों में आहार नाल का इसमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग जो है वो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ी आंत तो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, परिपेशिका छोटी आंत भी नहीं करता है। कौन करता है बाहर? तो मल द्वार करता है। कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मल द्वार। ठीक है, क्या कहता है? तो मल द्वार। इसको इंग्लिश में आप याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एनस। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है, मल द्वार तो नहीं आएगा लेकिन एनस जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट में बताइएगा, उसको सुधार करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।